यंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 24 जून को जारी किए गए क्यूआर कोड लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है और दोनों से एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जून को आदेश जारी किया था कि कांवड़ रोड पर जो भी खाने पीने के होटल, ढाबे या दुकानें हैं, वहाँ पर प्रदेश के फूड डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा और उस क्यूआर कोड को एक विशेष ऐप से स्कैन करके कोई भी ग्राहक यह जान सकता है कि दुकान का मालिक कौन है, दुकान का जो काम करने वाले कर्मचारी कौन है, उनका नाम क्या है। इस तरह से उनकी पहचान को वो जान सकता है। कहा तो ये जा रहा है सरकार की ओर से कि ऐसा व्यवस्था इसलिए की गई है कि फूड क्वालिटी को बेहतर किया जा सके, लेकिन आरोप है कि सरकार इस बहाने से जो दुकानदार हैं उनकी जातीयत और धार्मिक पहचान को उजागर करना चाहती है। इसी तरह का एक आदेश जब पिछले साल जारी हुआ था, इस मार्ग के दुकानों पर सारे दुकानदार अपनी नाम पट्टिका लगाएंगे, उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए थे और सरकार ने उस समय ये आदेश दिया था कि यह संविधान की अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत लोगों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला बनता है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकार पर उस समय रोक लगा दी थी। अब सरकार उसी मकसद को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से फिर से लागू करना चाह रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और एनजीओ से जुड़े आकार पटेल इस मामले को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों राज्य सरकारों को, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को, जवाब दाखिल करने को कहा है। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस भारती जी मौजूद हैं। मैं उनसे इस बारे में विस्तार से जानना चाहूँगा कि आखिर सरकार के इन कदमों को क्यों बार बार विरोध किया जाता है और सरकार की मंशा पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। भारती जी, आपका स्वागत है YBN न्यूज़ में। जैसा कि आप इस मुद्दे से परिचित हैं, एक बार फिर से विवाद उठाया और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब धार्मिक त्यौहार के समय इस तरह का कोई आदेश सरकार करती है तो उस पर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं और इसे राजनीतिक एंगल से भी देखा जाने लगता है। आप क्या मानते हैं, सरकार इस तरह के मामले जन कल्याण के मकसद से उठाती है या इसका कोई और मकसद होता है? भारती जी। ये देखिए, जन कल्याण से तो इस बात का कहीं से कहीं तक कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अगर जन कल्याण की बात होती तो बेहतर सुरक्षित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार और 4 इंजनों की सरकार कर पाती बेहतर तरीके से। जब कांवड़ यात्री सड़क पे चल रहे हैं, उनका जल, उनकी कांवड़ यात्रा खंडित हो रही है और जिस आक्रोश के कारण आक्रोशित होकर के भोले बाबा के भोले भक्त जिस उत्तेजना के साथ में सड़क पे चीजें कर रहे हैं, ये सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोलता है। और आम नागरिक, आम जनता जो एक सड़क पे जो रास्ता है उसका इस्तेमाल कर रही है और दोनों में आपस में टकराहट होकर के समाज में द्वेष भावना फैल रही है, कांवड़ियों के प्रति कांवड़ियों की फैल रही है, आम नागरिकों के प्रति कि कोई उनकी कांवड़ जानबूझ करके खंडित करना चाहता है या उनके यात्रा को खंडित करना चाहता है। ये पूरी तरीके से सरकार फैलाने का काम कर रही है, जो पूरी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामयाबी है। बेहतर होता कि सरकार कुछ अच्छा पैसेज बनाती, एक रास्ता बनाती, कहीं किसी को कोई कष्ट नहीं होता, ना आम जनता को, ना कांवड़ यात्रियों को। लेकिन क्योंकि वो सब चीजें करने में सरकार नाकामयाब है, लगभग 9 साल की योगी सरकार हो गई है और हर साल की पुनरावृत्ति है। कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले से खूब हिंदू मुसलमान किया गया, यही नेम प्लेट, दुनिया भर के जिहाद के नाम दे करके खूब बदनाम किया गया धर्मों को। और आखिरी में परिणाम क्या हुआ, जिस दिन पहले दिन कांवड़ यात्रा निकली, तमाम तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं देखने में आई। कहीं परिवार के साथ में, कहीं आम लोगों के साथ में घटनाएं घटित हुई, कांवड़ यात्रियों के साथ घटना घटित हुई और जहां भी घटनाएं घटित हुई पुलिस मौके पे मौजूद थी। तो आखिर सरकार, पुलिस ये सारी घटनाएं रोकने में नाकामयाब क्यों रही? इन सब प्रश्नों से पिछले 9 साल के लगातार सरकार में रहते हुए अगर ये सब चीजें हो रही हैं
तो ये सवाल ना पूछा जाए, इनको भ्रमित करने के लिए ये सारी घटनाएं, ये सारी व्यवस्था लागू करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और जब विपक्ष या एक आम नागरिक, एक जागरूक नागरिक ये सवाल करे कि इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अगर आज खाना खाया है, आपने अगर आज फल का सेवन किया है, तो किसके खेत से आया, उसकी जात क्या थी, उसका धर्म क्या था, किसने उसको तोड़ा, जो मजदूरी कर रहा था वो उसकी जात क्या थी, उसका धर्म क्या था, बाजार में उसे कौन लेकर के आया, फिर बाजार में किसने बेचा, आप अपने कर्मचारी से आपने खरीदवाया, उसकी जात धर्म क्या थी, आप स्वयं गए, आपकी जात धर्म क्या थी। इस पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई लेना देना है जात धर्म का? लेकिन भारतीय जनता पार्टी नाम उजागर करके जिस तरीके समाज में छुआछूत है जातियों को लेकर के, धर्म के आधार पर बंटवारा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो 80-20 का नारा देते हैं, कटोगे तो बटोगे जैसी द्वेष भावना फैलाते हैं, ये समाज में जो जहर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिरा, इसे और घोलना चाहते हैं। एक व्यवस्था जो भारती आपस जी, में टकराहट भारती पैदा जी, कर। जी भारती जी, सवाल ये है कि सरकार का ये कहना है, या जो लोग सरकार के समर्थक पक्ष का ये कहना है कि फूड क्वालिटी को लेकर के, शुद्धता को लेकर के, चूँकि धार्मिक माहौल होता है, ऐसे कई घटनाएं देखने में पीछे आई हैं कि कुछ लोग एक तरह की जो है दुष्टता करते हैं या इस तरह की कोई बदमाशी करते हैं कि खाने पीने में ऐसी गंदी चीज़ें मिला देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं ताकि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। उन्हीं चीज़ों को आधार बताते हुए मानते हैं कि इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि क्यूआर कोड होगा तो लोगों को पता होगा कि किसकी दुकान है, वो उस दुकान पे खाना चाहे ना खाना चाहे अपना फैसला ले पाए। उनका जो एक तर्क है इसके पीछे, और साथ में एक खाने की शुद्धता और दूसरी चीज़ों की बात करते हैं जो कि क्यूआर कोड से कैसे होगा, ये चीज़ स्पष्टता नहीं है उसमें भी। और विपक्ष का जो आपकी बात है उसी बात को कहते हैं कि इसका मकसद जो है कहीं ना कहीं से एक तरह का ध्रुवीकरण पैदा करना है, न कि वास्तव में लोगों को बेहतर खाना पहुंचाना। सरकार के जो लॉजिक्स हैं उन लॉजिक्स के पीछे वो अपने एक चीज़ पर आगे बढ़ रही है और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तो आप क्या मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पिछले साल की तरह कोई वैसा ही फैसला लेना है, या इस बार जो है सरकार जो है खाली इस विवाद को करके फिर उसके बाद फिर से अगले साल तक का इंतजार किया जाएगा? देखिए, मैं जवाब दे चुका। लगभग पिछले 9 साल से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, वही पुनरावृत्ति फिर हो गई। मैंने पहले दिन का उदाहरण बताया आपको। आप मीडिया के साथियों ने वीडियो फुटेज दिखाए हैं। तो ये घटनाएं तो लगातार घटित हो रही हैं। चाहे आप क्यूआर कोड ले आएं, चाहे आप हेलीकॉप्टर से डीजीपी से पुष्प वर्षा करवा दें कांवड़ियों से, अगर आप सुरक्षित वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, तो इसकी नाकामयाबी का श्रेय तो आप ही को लेना पड़ेगा। किसी मुसलमान ने, किसी और धर्म के व्यक्ति ने तो नहीं विरोध किया कि कांवड़ यात्रा होना चाहिए। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं कि शुद्ध भोजन मिले। क्यूआर कोड से, नेम प्लेट से या इन सब बातों से अगर शुद्ध भोजन मिलता है, तो पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। शुद्ध भोजन कौन नहीं चाहता? लेकिन हम तो देखते हैं भारतीय रेल जो भारत सरकार की है, जो कैटरिंग व्यवस्था है, वहां कोई व्यक्ति नॉनवेज है, शुद्ध शाकाहारी है, उसको भी कई बार हमने देखा है कि वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन आप परोस देते हो। खाने में कॉकरोच निकल आता है, खाने में गंदगियां निकल आती हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप अगर शुद्ध भोजन की बात करते हैं, आप बताइए कितना आपने ट्रेन के अंदर सफर किया हो, हवाई जहाज के अंदर सफर किया हो, कभी आपने ये बात देखी कैटरिंग का मालिक कौन है, कौन संचालन कर रहा है? क्योंकि उसका उन सब बातों से कोई उद्देश्य नहीं है। पानी की बोतल आप खरीदते हैं, उसका मालिक कौन है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उससे कुछ फर्क पड़ना है क्या? एक कंपनी है, उसके नाम से आप पानी का सेवन करते हैं, पैकेज्ड फूड को आप कंपनी उसके नाम लिखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल करना, शुद्ध भोजन का करना, किचन की चेकिंग कीजिए ना आप। किचन की चेकिंग कीजिए कि शुद्ध तरीके से भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अंदर का वातावरण क्या है, सब्जियां शुद्ध है कि नहीं है, सड़ा गला तो नहीं बन रहा है, रात का सुबह, सुबह का रात में तो नहीं चल रहा है। ये शुद्धता पे आप ध्यान दीजिए, क्या दिक्कत है? कौन इस बात पे आपको गलत ठहराएगा? लेकिन यहाँ शुद्धता की बात हो कहाँ रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। कई चैनल, ये 15-20 दिन से हम लोग लगातार टीवी चैनल्स पे डिबेट कर रहे हैं और बड़ा खुल के इस पे चर्चा हो रही है। क्यों इसको इतना खींचा जा रहा है, जिसका जवाब हमारे पत्रकार साथी भी जाते हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। हम देखते हैं होली दिवाली जो हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, उसमें दूध घी मावा मिलावटी पकड़ा जाता है।
मुझे किसी भी एक घटना से किसी एक मुसलमान का नाम जोड़ के बता दीजिए। मैंने अपने जीवन काल में कभी भी होली दिवाली की मिलावट में किसी मुसलमान का नाम आते हुए नहीं देखा है। तो ये लोग हैं जो हिंदू हिंदू त्योहारों पे, हिंदू रीति रिवाजों पे मिलावट कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, अशुद्ध परोस रहे हैं, व्यापार करने के नाम पे लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खेल रहे हैं। सरकार इन सब चीजों पे नियंत्रण आखिर क्यों नहीं पा रही है? तो ये तो सरकार का फेलियर है। यहाँ भी यही हो रहा है। हमने तो ये देखा कि हमारे मुसलमान साथी पुष्प वर्षा करते हैं, फल का वितरण करते हैं। भाई आपको जिससे खाना होगा खाएंगे, जिससे नहीं खाना होगा नहीं खाएंगे। आपको जो भोजन दिख रहा होगा साफ सुथरा, आप उसका सेवन करेंगे। पानी शुद्ध दिख रहा होगा, आप उसका सेवन करेंगे, ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप भक्ति में लीन होकर के जा रहे हो भोले बाबा की, भोले बाबा के भोले भक्तों के साथ में ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और बहुत ज्यादा अगर इनको लगता है कि सब चीजें ठीक होनी चाहिए, तो अमित शाह जी अपने बेटे को भेजे कावड़ लेकर के, व्यवस्था समझे। वो कहाँ खाते हैं कहाँ पीते हैं हम भी देखें, भारती जी, हम भी देखें। भारती जी इसमें पंकज सवाल, सिंह जी को भेजिए जो नोएडा से विधायक हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, रक्षा मंत्री हैं। हम भी देखें कि कहाँ शुद्ध भोजन वो खाते हैं, कहाँ पीते हैं, सड़क पे कहाँ व्यवस्था होती है। नहीं ये ठीक कर रहे हैं भारती जी। भारती सवाल ये है कि बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस इन्हीं यात्राओं के दौरान आते हैं जिनको दिखा करके ही इस तरह के माहौल बनाया जाता है। और जब इस तरह के कोई वीडियोज आते हैं तो उनको जो है कोई जस्टिफाई करने के लिए या उनके खिलाफ बोलने के लिए विपक्ष का नेता नहीं आता है। और सरकार का पक्ष इस बात को मान लेता है कि विपक्ष केवल जो है वो हिंदू मुस्लिम की बात करता है, जबकि हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब उस व्यवस्था में ब्रिजेश जाहिर सी बात है कि जो ब्रिजेश जी जी, ब्रिजेश जी, कोई जी भी घटियापन हो, हर घटियापन पे जरूरी थोड़ी कि प्रतिक्रिया दी जाए। सरकार को काम करना है। हमने सरकार को रोका हो कि कोई व्यक्ति घटिया खाना परोस रहा है, कोई घटियापन कर रहा है समाज के अंदर, हम उसके साथ खड़े हो, तो आप उदाहरण पेश कीजिए। हमने बोला नहीं, केवल हमारी क्या प्रतिक्रिया का इंतजार करती है सरकार? हम जिस चीज पे प्रतिक्रिया देंगे उसी पे क्या कार्रवाई करेगी सरकार? खुद सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो हमसे सवाल पूछ रही है? और हम जो सवाल खड़े करते हैं उस पर सरकार जवाब कितना देती है, उस पर कार्रवाई कितनी करती है? माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि क्यों सेफ पैसेज तैयार नहीं किया, सेफ रास्ता तैयार नहीं किया, इतने सालों में एक बेहतरीन कॉरिडोर क्यों नहीं तैयार किया, कोई बेहतर योजना क्यों नहीं तैयार की गई? हर साल ये हिंदू मुसलमान का बातें करके समाज में एक बड़ी खाई पैदा करके सरकार को आखिर क्या हासिल हो रहा है? सरकार कोई बेहतर व्यवस्था तो नहीं दे पा रही, केवल केवल खाई बने नए काम कर रही है। और मैं नहीं समझता कि कावड़ यात्री इनकी रणनीतियों से संतुष्ट होते हैं। और एक फैसला उत्तराखंड की सरकार ने लिया है कि कावड़ यात्रा में जो जिस तरीके के लोग कावड़ लेकर के जाएंगे और अन्य चीजों को लेकर के, उनकी ऊंचाइयों को लेकर के एक नियम बनाया है। तो क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको अनुसरण करना चाहिए अपनी निकटतम सरकार से, जो बगल नहीं पड़ोसी राज्य है वहां उनका। तो ये सब नहीं चीजें इस जो बात हैं, उत्तर कोई अगर अच्छा फैसला ले रहा है जिससे सुरक्षा और अच्छी व्यवस्था हो सके, तो उसका अनुसरण कीजिए। ये बेतुकी बातों का कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। ये केवल चीजों को छुपाना, अपनी कानून व्यवस्था, अपनी व्यवस्थाओं की, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोलना, और ढोल फट चुका है इनकी व्यवस्थाओं का। इसीलिए लगातार ये इन सब बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी गलत तरीके से खाना परोस रहा है, गलत गंदा खाना दे रहा है, उस पर आप करिए कड़ी कार्रवाई। सारे कानून बने हुए हैं। नई नई नौटंकी। और क्यूआर कोड स्पेसिफिक, अगर हम क्यूआर कोड पे बात करें ब्रिजेश सिंह जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप इस बात को बिल्कुल अन्यथा मत लीजिएगा। जितने भी 50 प्लस के लोग हैं, या मैं कहूं 40 प्लस भी, कितने लोग क्यूआर कोड से भली भांति परिचित? आप सर्वे करा लीजिए, आपके सामने सारी बातें आ जाएंगी। क्यूआर कोड को प्रॉपरली स्कैन करना भी बहुत बड़ी आबादी है जो नहीं जानती है। और इस तरीके की ढकुसनियां बातें करना, क्यूआर कोड खुल जाएगा, उसकी डिटेल हो जाएगी। डिटेल से मतलब नहीं है व्यक्ति को शुद्ध भोजन से मतलब है, शुद्ध पानी से मतलब, शुद्ध जल से मतलब है, शुद्ध व्यवस्था से मतलब है। वो शुद्ध व्यवस्था आप दे नहीं पा रहे हो, आप केवल एक नौटंकी परोस रहे हो, और उस नौटंकी में लोगों को गुमराह कर रहे हो, लोगों के मन में हिंसक भावना, हीन भावना भर रहे हो, जो समाज और देश के लिए बड़ा खतरनाक है।
जैसा कि आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा में ज़्यादातर युवा लोग शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें पैदल चलने की, लंबी दूरी तय करने की ज़रूरत होती है और ज़्यादा उम्र के लोग इसमें कम होते हैं। हाँ, महिलाओं की संख्या भी इसमें ठीक ठाक होती है। ये सही है कि सारे लोग जो इस तरह की यात्रा में जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है गांव देहात से बिलोंग करते हैं, QR कोड को नहीं स्कैन कर सकते हैं या नहीं करते हैं, प्रैक्टिस है। लेकिन QR कोड के नाम पर जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ है, वह सरकार की मंशा पर एक सवाल खड़ा करने की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, कुछ लिमिटेड लोग ऐसा करेंगे, कर भी रहे होंगे इस समय। और इस आदेश के अलावा भी सरकार ने कांवड़ मार्ग के लिए इस बार कई नए आदेश दिए, जैसे बड़े वाहनों का संचालन रोक दिया है, डाक कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, DJ पर रोक लगाया है। ये अच्छी चीज़ें हैं, इससे आम कांवड़ियों को जो है सुविधा मिलती है। लेकिन हर बार जो है इस खाने पीने के विवाद को लेकर के एक कोई न कोई इशू हो जाता है और हर बार देखिए कि कभी पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ता है, कभी भयंकर तोड़फोड़ होती है। ये आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि अनुशासन का संकट कांवड़ यात्रा के दौरान रहता है और उसका शिकार कई बार जो है आम नागरिक होता है, जो उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसे मौक़ों पर जब एक युवा लोगों की एक बड़ी संख्या तादाद किसी इलाके में होती है, तो पुलिस की सख्ती हो सकता है कि व्यवहारिक रूप से संभव ना हो, लेकिन सरकार को ऐसी व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए कि आम आदमी भी इन चीज़ों की चपेट में ना आए। जहां तक विवाद है QR कोड की, ऐसे पहले नाम पट्टे। ब्रिजेश जी, देखिए, कोई भी, चाहे गांव में कोई कार्यक्रम हो, विधानसभा स्तर का हो, शहर स्तर का हो, संभाग मंडल स्तर का हो, प्रादेशिक स्तर का हो, पुलिस और प्रशासन मिलजुल करके उन त्योहार मनाने वाले लोगों के साथ में बैठक करता है कि आप इस त्योहार को कैसे मनाएंगे। ये हम हर जगह देखते हैं। और ये जो कांवड़ यात्री हैं, अधिकांश वो रिपीट होते हैं। जो पिछली बार गए होंगे वो इस बार भी जाएंगे, अगली बार भी जाएंगे। इनकी एक बड़ी संख्या होती है जो रिपीट होते हैं, या हो सकता है हम अल्टरनेट कहें कि जो पिछले साल नहीं गया तो उसके पिछले साल गया होगा। तो ये जो बड़ी आबादी जहां से चलती है, उनका ट्रेनिंग प्रोसेस या उनको समझाने का तरीका, उनकी क्या व्यवस्था रहेगी, ये पूरी इंटेलिजेंस और पूरी एक व्यवस्था की पोल खोलता है कि सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्रोग्रामिंग है। केवल और केवल घुमा फिरा करके लोगों को अन्य बातों में भ्रमित करना। ये तो बेहतर होता ना कि आप कैसे जल लेंगे, कहां तक जाएंगे, कितना किलोमीटर चलना है, सरकार खुद व्यवस्था दे देती। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो आपने बात कही कि नौजवान रहते हैं और नौजवानों को संभालना कई बार पुलिस के लिए दिक्कत वाली काम रहती है। अग्निवीर योजना लेकर के आई है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बना दे कांवड़ यात्रियों के लिए एक अग्निवीर योजना, तैयार कर दे फौज। यही तो तर्क दे रहे थे ना ये अग्निवीर योजना में, उसी उसी तर्क को लेकर के आ जाए और व्यवस्था में लगाएं लोगों को ट्रेनिंग दे करके। इस साल शुरुआत करें, अगले साल बेहतर कांवड़ यात्रा हो जाएगी। लेकिन ना ये इस साल तैयारी करेंगे, ना अगले साल तैयारी करेंगे, क्योंकि जितना उन्माद फैलेगा, जितना टकराव होगा समाज के अंदर, उतना भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा समझती है। और विपक्ष जितना इस पे सवाल करेगा, विपक्ष को धार्मिक विरोधी, धर्म विरोधी बताने की कोशिश करती है, राष्ट्र विरोधी बताने की कोशिश करती है, और खुद को धर्म प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी बताने की कोशिश करती है, जबकि उसकी पूरी ढोल हट चुकी है इन सब बातों पे। अब आम नागरिक इन सब बातों को समझता है। बड़ा एक फैसला लिया जाता है कांवड़ यात्रा के दौरान, श्रवण मास के दौरान, गाजियाबाद से गजरौला तक, गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार तक लगभग सभी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि सरकार विफल है स्कूल संचालन करने में। कांवड़ यात्रियों से आखिर स्कूल संचालन का क्या लेना देना? बच्चों के स्कूल जाने से कांवड़ यात्रियों को क्या ले देना? क्या आप कांवड़ यात्रियों को उपद्रवी मानते हो? क्या कांवड़ यात्रियों के चलने से क्या बच्चे का स्कूल जाना असुरक्षित हो जाएगा? ये खुद कांवड़ियों को एक तरीके से ऐसे प्रचारित करते हैं कि ये लोग ठीक नहीं है और उन्हीं के नाम पे ये राजनीति करना चाहते हैं। ये द्वयम दर्जे की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, हमारी खिलाफत उन्हीं सब बातों की। जो कांवड़ रूट आप गाजियाबाद से हरिद्वार की बात कर रहे हैं, ये सही है कि इस दौरान स्कूल बंद किए जाते हैं, लेकिन इस पर ट्रैफिक इतना होता है और ज़्यादातर ये शहरों के बीच से गुजरने वाले ट्रैफिक रूट है। ना बंद किया जाए तो इतनी संख्या में लोग गुजर रहे होते हैं कि उनके बीच से आम ट्रैफिक गुजारना संभव नहीं होता है।
संभवतः उस बीच में कांवड़ यात्रियों की भीड़ के बीच में से स्कूल बसेज, स्कूल रिक्शा या जो और दूसरी गाड़ियां हैं ना गुजरे, कोई घटना ना हो। निश्चय ही उसके पीछे एक मकसद ये है, क्योंकि वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक मामला मान के चलते हैं। वो खाली बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट के पहले भी ऐसा होता था कि, लेकिन वो लास्ट के 3-4 दिन जब रह जाते हैं, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है रोड पर, मतलब पैदल चलना भी मुश्किल होता है, उस दौर में बंद किया जाता था। अभी ये 15 दिन के लिए बंद होने लगा है, लेकिन पहले 3 या 4 दिन के लिए बंद होता था स्कूल। मैं पिछले 10 साल से इस कांवड़ यात्रा की इस परिवर्तन को मैं नोट कर रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले की तुलना में अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। आपने जैसा कहा कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसा, सरकार इसको थोड़ा सा ग्लैमराइज करने की कोशिश कर रही है, और निश्चय ही उसके पीछे उसका जो है एक राजनीतिक मकसद होगा। खास करके इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले बहुत सारे लोग जो होते हैं, वह एक वर्ग या पार्टी विशेष के समर्थक माने जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन कांवड़ यात्रा में मेरा मानना है कि पार्टी और उससे इतर बहुत सारे समाज से जुड़े, बहुत सारी विचारधारा से जुड़े लोग जो है शामिल होते हैं। तो इन चीज़ों को उस रूप में तो नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन सरकार की कोशिश ये रहती है, और जैसा कि बार लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन QR कोड के इशू से पीछे उसका क्या मकसद है, QR कोड से क्या वास्तव में लोगों को मदद मिल रही, कोई सुविधा मिल रही है, यह देखने वाली बात है। आज की चर्चा में आपके शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को भी चाहेंगे इस कार्यक्रम को देखें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी टिप्पणी हमें अवश्य उपलब्ध कराएं।